आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत है भोजन का अवशोषण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि भोजन का पाचन, उस पाचन के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है उनकी उपस्थिति के अंदर भोजन के जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में परिवर्तित होते हैं। तो वहाँ पर जो प्रमुख खाद्य पदार्थ थे वो अपने कौन कौन थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और वसा। तो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर, प्रोटीन है वो एमिनो अम्लस के अंदर और वसा है वो अपने वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अंदर है वो परिवर्तित होते हैं। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो भोजन का अवशोषण। तो भोजन के पाचन के बाद में जो भोजन का अवशोषण है वो आहार नाल के अंगों में किस प्रकार से होता है वो अपने अब देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भोजन के प्रमुख जो अवशोषी अंग हैं वो मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। सबसे पहले अगर अपनी बात करते हैं मुख की, मुख के अंतर्गत देखते हैं कि मुख में वैसे तो किसी प्रकार का कोई अवशोषण की क्रिया वो नहीं होती है, लेकिन कुछ औषधियाँ होती हैं जिनको कि जीभ के नीचे रखा जाता है और जीभ की जो श्लेष्मा जो झिल्लियाँ होती हैं उनके द्वारा उनका अवशोषण किया जाता है। जैसे औषधि का अगर अपना नाम यहाँ पर लिखना चाहें तो जैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, वैसे हम जानते हैं कि जो भोजन का जो पाचन है वो अवशोषण है वो प्रमुख रूप से आंत के अंदर होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या है कि आहार नाल के आंत का एक डायग्राम बनाया था जिसके अंतर्गत अपने ये वलन बनाए और वलन के जो अंतर की तरफ ये जो अंगुली नुमा उभार है इनको अपने क्या नाम दिया था? रसांकुर नाम दिया था। और इन रसांकुरों के ऊपर है वो क्या पाए जाते हैं? वो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो आहार नाल का जो आंतरिक ये जो स्तर है अपने पास में, इस स्तर की जो उपकला जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर जो उपस्थित जो पचित जो भोजन है उस भोजन का उपकला की कोशिकाओं के द्वारा क्या है अवशोषण कर और उस भोजन को फिर कहाँ पहुंचा दिया जाता है? रुधिर या लसिका के अंदर पहुंचा दिया जाता है। सेकंड अगर अपने बात करें आमाशय की, तो आमाशय के अंदर अल्कोहल, औषधि एवं वसा में घुलनशील पदार्थों का अवशोषण होता है। इसके अलावा यहाँ पर जल का भी अवशोषण होता है। नेक्स्ट जो अपना अंग है वो क्षुधांतर है, छोटी आंत। क्षुधांतर के अंदर आपने अभी देखा था कि इसके अंदर क्या मिलता है? वलन मिलते हैं, वलन, अंगुलिनुमा उभार, रसांकुर और इनके ऊपर सूक्ष्मांकुर है वो पाए जाते हैं। और इन की उपस्थिति के कारण क्या है भोजन के पाचन की जो अवशोषणकारी जो सतह है जो होती है उस सतह का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अंदर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये जो पचित जो भोजन है, इस पचित भोजन का जो अवशोषण है वो अवशोषण की जो क्रिया है वो सक्रिय अभिगमन एवं विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। अवशोषण की क्रिया सक्रिय अभिगमन एवं विसरण की क्रिया के द्वारा वो संपन्न होती है। जैसे अपने यहाँ पर ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड का है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज। और बात करें अपने प्रोटीन की, प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स। यहाँ ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का जो अवशोषण है
वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? वो सक्रिय अभिगमन विधि के द्वारा होता है और वो अवशोषित होके ग्लूकोज और एमिनो एसिड से वो रुधिर के अंदर वो पहुंच जाते हैं। तीसरा अपना जो खाद्य पदार्थ था वो था अपना क्या? वसा। वसा है, उसके सरल के वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, जिनका अपने क्या देखते हैं कि जो वसा का जो अवशोषण है वो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में विसरण के द्वारा लसिका में हो जाता है। यहाँ पर अगर अपने देखिए जो वसा के अवशोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो वसा है, इस वसा के अवशोषण में जो प्रमुख जो भूमिका है वो यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त रस है या पित्त है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। कैसे कि ये जो पित्त है वो पित्त वसा के साथ मिलके एक सूक्ष्म जटिल संरचना का निर्माण करती है और उस सूक्ष्म जटिल संरचना का अपना जो नाम है वो क्या है? मिसेल है। इस मिसेल की अगर अपना बात करें, जैसे कि अभी बताया है कि इस मिसेल के अंदर क्या होते हैं? पित्त और वसा उपस्थित होते हैं। तो इनकी अगर थोड़ी सी उपस्थिति के आधार पर देखें तो इसका जो केंद्रीय भाग होता है, इस केंद्रीय भाग के अंदर कौन उपस्थित होता है? वसा। और इसका जो बाहरी या योग प्रीतीय जो भाग है इसमें क्या स्थित होते हैं? पित्त लवण। अब अगर अपने देखें कि जो वसा का जो अवशोषण होता है उसकी एक छोटी सी क्रिया विधि का अपने डायग्राम में बना रखा है, उसके अंतर्गत अपने देखते हैं कि जब वसा का अवशोषण होता है तो इस वसा का जो अवशोषण होता है तो यहाँ पर अपने देखते हैं ये जो आंतर का जो आंतरिक जो पार्ट अपने यहाँ पर बना रखा है, जिसके ऊपर अपने को ये क्या दिखाई दे रहे हैं? रसांकुर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मिसेल संरचना है उसमें क्या होता है कि ये जब कोशिका के अंदर जब प्रवेश करती है तो उस दौरान अपने देखते हैं कि जब ये अंदर प्रवेश करेगी तो उस दौरान इसका जो पित्त जो भाग है वो तो यहाँ इधर बाहर ही रह जाएगा और वसा है वो अंदर कोशिका के अंदर कहाँ पहुंच जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंच जाती है, चिकनी अंतःपर्दोजालिका। वहां पहुंचने के बाद में ये जो अपने जो वसा है वो एक छोटी संरचना का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड का निर्माण संश्लेषण करती है। तो SER के अंदर है ये जो वसा है वो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करती है। इस ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर प्रोटीन है, उसके अणु या उसकी परत है वो पाई जाती है। अब यहाँ अंदर प्रवेश किया किसने? वसा ने, यानी कि एक तरह से लिपिड ने। और इसके चारों तरफ जो परत है वो अपने किसकी है? प्रोटीन की। तो वसा और प्रोटीन एक तरह से दोनों ने मिलके एक संरचना का निर्माण किया और उस संरचना को अपने किस नाम से जानते हैं? काइलोमाइक्रोन के नाम से जानते हैं, जो कि एक लिपोप्रोटीन है। ये जो उसके बाद में अपने क्या देखते हैं कि पहले क्या किया कि वसा क्या है वो अंदर प्रवेश करने के बाद में फिर SER के अंदर पहुंची, वहां पर ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण किया। उसके बाद में इसने क्या कि प्रोटीन की परत है उसके द्वारा फिर काइलोमाइक्रोन का निर्माण किया। और ये फिर क्या है कि कोशिका के अंदर क्या है कि बही कोशिका लयन की क्रिया के द्वारा और आगे ये कहाँ पहुंच जाती हैं? ये पहुंच जाती हैं लसिका केशिका के अंदर। लसिका केशिका के द्वारा इनको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? रुधिर के प्लाज्मा में। वहां पर लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये जो लिपोप्रोटीन या काइलोमाइक्रोन है ये वसीय अम्ल और अपने ग्लिसरॉल के अंदर वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है कि यहाँ पर विटामिन एवं लवण का सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन विधि के द्वारा अवशोषण किया जाता है और जल का अवशोषण है वो विसरण की विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऊपर देखा है
कि एक तरह से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे भोजन का अवशोषण है, पाचन की क्रिया के फलस्वरूप भोजन के जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के अंदर है। अब इनका भोजन के अवशोषण की क्रिया की बात करते हैं तो अवशोषण की क्रिया मुख के अंदर है कि किसी प्रकार का कोई अवशोषण वगैरह होता नहीं है, जो कुछ औषधियाँ होती हैं उनका अवशोषण होता है। उसके बाद में अमाशय के अंदर अगर अपने देखें तो उसके अंदर जल का, अल्कोहल का, और इसके अलावा अगर अपने बात करें औषधि वसा में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं उनका भी क्या होता है, अवशोषण होता है। ये जो पचित जो भोजन है, पचित जो भोजन है उसका जो अपने देखते हैं कि जो अवशोषण की जो क्रिया है वो एक तरह से किसके द्वारा होती है, ये यहाँ पर उपस्थित अपने क्या है कि ये जो वलन दिख रहे हैं या यूँ कहे कि सबसे जो भीतरी जो उपकला को जो कोशिका आती है उसके द्वारा अवशोषित करके और उस रुधिर के अंदर है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्षुदांतर जो होती है, छोटी आंत होती है, उसके अंदर वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर की जो उपस्थिति होती है तो उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी जो सतह है, अवशोषणकारी जो सतह है उसके क्षेत्रफल में क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है। अवशोषण की क्रिया वो सक्रिय अभिगमन और विषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। आपने देखते हैं कि ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का जो अवशोषण होता है वो तो किसके द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन द्वारा धीरे के अंदर पहुंचते हैं। वसा का जो अवशोषण है वो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में विषण की विधि के द्वारा लसिका में होता है। और इधर अगर थोड़ी सी बात करें तो वसा के अवशोषण की जो क्रिया होती है, जो उसके अंदर प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, पित्त की होती है। जो पित्त है वो वसा के साथ में मिलकर संरचना का निर्माण करता है जिसको अपने बोलते हैं मिशेल संरचना। और मिशेल में अपने देखते हैं उसको सेंटर जो पार्ट होता है, केंद्रीय जो भाग होता है वो तो होता है वसा का, और बाहरी जो भाग होता है वो किसका होता है, अपने पित्त लवण का या पित्त का होता है। अब इस कोशिका के अंदर जब प्रवेश करती है तो उस दौरान अपने देखते हैं कि ये जो यहाँ पर कोशिका में प्रवेश करने के बाद में ये जो कहाँ पहुँचती है, ये एसियार के अंदर पहुँचती है। यहाँ पर अपने देखते हैं कि वसा है वो तो अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन जो पित्त है वो वापस है दूसरी मिशेल बनाने के लिए वो चला जाता है या दूसरी जो मिशेल है संरचना का निर्माण करता है। एसियार के अंदर प्रवेश करने के बाद में आपने देखते हैं कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है जिसको अपन ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड के प्रोटीन की परत बन जाती है जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन प्रोटीन होती है क्योंकि वसा और प्रोटीन के बनने से बनती है। लसिका कोशिकाओं में पहुंचती है, रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती है और वो आगे जाके वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के अंदर वो टूट जाती है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि जल के जो अवशोषण, जो जल के अवशोषण की जो विषण की क्रिया है, जल का अवशोषण है वो विषण की क्रिया के द्वारा आता है। विटामिन और लवण का जो अवशोषण है वो भी सक्रिय निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा वो संपन्न होता है। अब लास्ट अपना जो टॉपिक बचता है वो बचता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के अंतर्गत है अपने देखते हैं कि किसका अवशोषण होता है, जल एवं विटामिन। विटामिन के अंदर अपने देखें विटामिन बी और के, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के का अवशोषण वो किया जाता है। इस बड़ी आंत के अंतर्गत सहजीव जीवाणु भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखें कि ई कोली होता है वो पाया जाता है। और ये जो ई कोली जो जीवाणु होता है, ये जो विटामिन जो पड़े होते हैं वो उनको सक्रिय करने का काम करता है। और इसके अलावा अपने ये भी देखते हैं कि जो सहजीवी जो जीवाणु होते हैं वो क्या है कि जो पचित भोजन के अंदर सेल्यूलोज के, जो अपचित भोजन के अंदर जो सेल्यूलोज के जो कण या पदार्थ जो बच जाते हैं उनको विघटन करने का काम भी है वो कौन करते हैं, सहजीवी जो जीवाणु है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, जैसा कि अभी अपने पढ़ा था कि जो भोजन का जो अवशोषण हुआ था वो भोजन है वो अवशोषित होके कहाँ पहुंचा था, रुधिर के द्वारा कोशिकाओं के अंदर पहुंचा था। तो जो अवशोषित जो भोजन है रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है और जहाँ पर इनका क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है और जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा बनती है। और जो बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में है वो संचित की जाती है। किस रूप में संचित की जाती है, एटीपी के रूप में संचित की जाती है। अवशोषित किए गए भोजन का कोशिका के अंदर
सक्रिय कोशिका द्रव्य में जो परिवर्तन होता है उसी क्रिया को अपने क्या कहते हैं, स्वांगीकरण को कहते हैं। इस स्वांगीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थों की जो अतिरिक्त जो मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन या फिर वसा के रूप में वो संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिनके द्वारा या जिनसे शरीर के लिए नए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पदार्थों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये जो स्वांगीकरण की जो क्रिया होती है यानी कि नए पदार्थों का जो निर्माण होता है उसके अंतर्गत प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, यकृत की होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भी था कि यकृत के कार्य के अंतर्गत जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो इनके अंदर जो प्रमुख जो 3 अपने पढ़ी थी वो एक तो ग्लाइकोजेनेसिस, सेकंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस और थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या था कि जब ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। ग्लाइकोजन में अगर शर्करा की मात्रा कम हो जाए तो इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के अंदर चेंज किया जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और थर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कुछ पदार्थ अपने पढ़े थे, वसा, एमिनो एसिड्स, इनके द्वारा ग्लूकोज के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अपने क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्वांगीकरण क्रिया क्या है, स्वांगीकरण यही है। प्रमुख रूप से देखें कि जो पचित भोजन है जब उसका अवशोषण किया है तो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण होता है या नए पदार्थों का निर्माण होकर और सक्रिय कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है, जिसको अपने स्वांगीकरण की क्रिया बोलते हैं। और इसके अंदर आपने देखा कि खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित की जाती है, जिससे कि शरीर के लिए नए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का निर्माण होता है। इसमें प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, यकृत की होती है। यकृत के अंदर अपने पढ़ा था 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, एमिनो एसिड, वसा और इससे अपने क्या है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। लास्ट टॉपिक अब अपने इस पाचन तंत्र का है विक्षेपण की क्रिया। जो भोजन का पाचन हो गया, भोजन का अवशोषण हो गया, उसके बाद में जो लास्ट में जो बचा हुआ अपचित भोजन है वो अपने को पता है कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत के अंदर पहुँचता है, बधांत्र के अंदर पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचता है, जहाँ पर आप जानते हैं कि प्रमुख रूप से किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। भोजन का ये जो अपचित जो भाग है वो प्लस के श्लेष्मा, प्लस में पित्तवर्णक, पित्तवर्णक भी कौन सा, बिलिरुबिन एवं मर्त जीवाणु आदि हैं, वो सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मल का निर्माण करते हैं। मल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, हिस्सा होती है, अपचित भोजन का अपचित भाग, श्लेष्मा, पित्तवर्णक, बिलिरुबिन और मर्त जीवाणु आदि हैं, वो सारे मिलकर मल का निर्माण कर देते हैं, जो कि बाद में बड़ी आंत का तीसरा पार्ट जो कि मूलाशय है, अपना रेक्टम है, उसके अंदर वो धकेल दिया जाता है। इस विक्षेपण की क्रिया के ऊपर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर मलाशय के अंदर इसको धकेल दिया गया मल को, तो मल के द्वारा मलाशय की भित्ति के ऊपर प्रेशर या दबाव पड़ता है और जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्त अनुक्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होते हैं, जिसके द्वारा क्या है कि जो मल है उसको एनएस के द्वारा है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मानवीय पाचन तंत्र,
वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।